नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जाति शब्द क्या देश में समानता के अधिकार का अभिप्राय है या फिर सामाजिक भेदभाव का प्रतीक? सवाल यह भी कि क्या जाति शब्द भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा भी है या फिर देश को तोड़ने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया एक हथियार के तौर पर, जिससे एकता को अनेकता में बदलते हुए आपस में विभाजित किया जा सके। सवाल यह भी कि क्या जातिगत जनगणना देश में जातियों के उत्थान के लिए जरूरी है या फिर समानता के अधिकार पर भागीदारी के दबाव का परिणाम है? संविधान सभा से लेकर संविधान में क्या जाति आधारित जनगणना के साथ जाति आधारित भागीदारी का जिक्र है या फिर वर्तमान भारत की जरूरत है जिसके लिए अगर संविधान संशोधित भी करना पड़े तो करना चाहिए? देश में जाति आधारित जनगणना की मांग दशकों से चली आ रही है। क्या 10 साल के लिए शुरू हुई आरक्षण की कहानी देश में अनंत काल के लिए पहुंचते हुए अब 50% आरक्षण की सीमा को लांघ चुकी है? आज हम आपको मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक के पीछे और आगे की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही आपको बताएंगे कांग्रेस जो जातिगत जनगणना की मांग करती रही, अपने शासनकाल में उन्होंने क्या किया, और अंत में आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे कि जातिगत जनगणना का असर भारत पर, भारतीय समाज पर क्या होगा। यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इस शब्द के साथ ही करते हैं जिस शब्द के इर्द गिर्द वर्तमान में सियासत कहिए या सामाजिक परिदृश्य कहिए वो घूम रहा है, जिसे हिंदी में हम जाति कहते हैं और अंग्रेजी में हम कास्ट कहते हैं। जरा इस शब्द के साथ ही प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जाति शब्द जो कहा जाता है कि ज्ञाति का वर्तमान स्वरूप है, लेकिन जाति वैदिक शब्द नहीं है। आप जितने अपने वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे उसमें जाति शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। यकीनन वर्ण व्यवस्था का जिक्र है लेकिन जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं। लेकिन फिर भी जो इतिहास को जानते हो कह रहे हैं कि ये ज्ञाति का अपभ्रंश है जो धीरे धीरे जाति में बदल गया। ज्ञाति का मतलब वो जिन्हें किसी एक कला का पूरा ज्ञान है, वहां से ज्ञाति, और उसी का अपभ्रंश जाति। लेकिन जाति मूल स्वरूप भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं कास्ट। कास्ट शब्द भी भारतीय नहीं है, वैसे भी भारतीय नहीं है क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, लेकिन फिर भी इसकी उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कोस्टा से की गई है। कोस्टा बदलते बदलते कास्ट में बदला, यानी कि ना जाति ना कास्ट दोनों ही भारतीय नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर ये दोनों शब्द कहां से आए और कैसे आए, ये पूरा इतिहास आपको बताएं, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कमाल की बात, जो हम हिंदू मुसलमान करते हैं ना, यह शब्द भी ऐसा नहीं है कि वैदिक दौर से चला आ रहा है। आधिकारिक तौर पर जनगणना के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कब किया गया यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा। जाति जनगणना की शुरुआत इसी साल सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। उस दौरान जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन उसमें इतनी कमियां और अशुद्धियां थी कि उसको कभी जारी ही नहीं किया गया। यानी आजाद भारत में पहली बार देश के अंदर जाति आधारित संपूर्ण जनगणना होने वाली। इसके जरिए देश की कई नीतियां लागू होंगी जो सामाजिक और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होंगी, और वो कैसे, वो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इतिहास के पन्ने में एक बार फिर से लौटते हैं और जरा देखिए जातिगत जनगणना की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, इसको समझने की जरूरत है। देखिए जरा, जो पहली बार जातिगत जनगणना
1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई थी। 1881 से 1931 तक की जनगणना में जातियों की भी गणना हुई। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए और 1951 में सिर्फ SC ST की जातिगत जनगणना होती है और वो लगातार होती भी रही। उसके पीछे का कारण यह क्योंकि संवैधानिक तौर पर SC ST को आरक्षण का फायदा देना था और इसलिए SC ST की जनगणना की गई। लेकिन कमाल की बात देखिए, जनगणना में हिंदू शब्द पहली बार 1871 में इस्तेमाल किया गया था और यह शब्द 1871 से 1951 तक के जनगणना प्रपत्र में इस्तेमाल हुआ। 1951 की जनगणना में हिंदू शब्द का उपयोग आधिकारिक तौर पर किया गया। कब? 1951 में, यानी कि आजादी के 4 साल बाद तक जनगणना के लिए आधिकारिक तौर पर हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, जाति तो छोड़ ही दीजिए। 1951 की जनगणना में हिंदू शब्द का उपयोग आधिकारिक तौर पर किया गया था और तब से यह जनगणना प्रपत्रों में शामिल है। अब इन प्रपत्रों के जरिए उन प्रपंचों को समझिए जहां पहले हिंदू शब्द इंट्रोड्यूस किया गया और उससे पहले जातियों का विभाजन किया गया और कुछ इस तरीके से विभाजन किया गया कि समाज विभाजित होता नजर आया। लेकिन जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों, वर्तमान में क्यों, जरा इसको समझिए। क्योंकि जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क है कि 1951 से SC ST का डेटा जारी होता है, लेकिन OBC और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते और इस कारण OBC की सही आबादी का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। 1990 में केंद्र की तब की VP सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसे आप मंडल आयोग कहते हैं और इसने देश में OBC की 52% आबादी बताई। हालांकि मंडल आयोग ने OBC आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना थी। 1990 की जनगणना, 91 की नहीं, 1931 की। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही OBC को 27% आरक्षण मिलता है, जबकि उनकी भागीदारी कितनी बताई गई? 52% भागीदारी और आरक्षण 27% दिया गया। जानकारों का कहना है कि SC ST को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, क्योंकि शुरुआत से ही आरक्षण के लिए आबादी की गणना की गई, लेकिन OBC के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। और इसलिए आधार क्या है? फिर जनगणना के पर्चे में क्या क्या पूछा जाता है यह बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1991 से लेकर 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते हैं और इन 29 कॉलम में क्या क्या होता है, जरा इस पर भी एक नजर आपको डालनी चाहिए। जो अभी तक के जातिगत जनगणना है उसके कॉलम में क्या क्या है, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे तो जरा देखिए। सबसे पहले नाम, फिर परिवार के मुखिया से रिश्ता, उसके बाद लिंग, फिर उम्र, फिर वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म, SC ST। अब इसमें सभी जातियों की डिटेल होगी या ये हो सकता है कि 8वें कॉलम के अंदर पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है। इससे पहले सिर्फ SC ST ही मेंशन होता था। उसके अलावा डिसेबिलिटी, फिर मातृभाषा, अन्य भाषा ज्ञान, लिटरेसी स्टेटस, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, उच्च शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, आर्थिक स्रोत, वर्तमान काम, नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड है, काम की श्रेणी क्या है, अगर काम नहीं करते तो क्या करते हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, काम के लिए कितनी दूर और कैसे जाते हैं, जन्म स्थान, माइग्रेशन की स्थिति, अगर देश छोड़ा तो क्यों, कितने समय के लिए छोड़ा, कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हुए थे पिछले 1 साल में, जो बच्चा पैदा हुआ वो बचा या नहीं बचा। 2011 की जनगणना के फॉर्म की डिटेल हम आपको दे रहे हैं और इसमें लगभग 29 कॉलम हुआ करते थे। इनमें जो 8वां कॉलम, उसमें SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जातीय जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं या SC ST को भी हटाकर जाति शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिसकी जो जाति है उस जाति को वहां मेंशन कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में संवैधानिक तौर पर यह व्यवस्था है कि हम देश के अंदर तमाम जातियों को चेक कर सकें कि कौन कितनी भागीदारी देश के अंदर उसकी है, और क्या संवैधानिक सभा के अंदर
इसको लेकर बातचीत हुई। जरा इसको भी समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसके अंदर नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि समाज में विभाजनकारी हो सकती है। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। जनगणना में SC/ST की गिनती भी इसलिए की गई ताकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता जो है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वो भी इसके पक्ष में नहीं थे और वो इसे विभाजनकारी बता रहे थे। कमाल की बात यह कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर दशकों से आवाज उठा रहे हैं, और कम से कम आप ये कह सकते हैं बीते एक दशक से मोदी सरकार के आने के बाद अब सवाल यह है कि जो संविधान निर्माता, जो पहली कैबिनेट जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद जैसे सरीके नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सरीके नेता, वो इसे देश में विभाजनकारी मानते हैं, तो क्या राहुल गांधी उस विभाजनकारी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है। बहरहाल जातिगत जनगणना में कानूनी बाध्यता क्या हो सकती है? क्योंकि अगर जातिगत जनगणना कराई जाती है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुलाई 2022 में अमित शाह ने संसद में कहा कि जातिगत जनगणना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल उन्होंने सही कहा, क्योंकि जनगणना एक्ट 1948 में SC/ST की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे OBC की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आए। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 SC, 748 ST जातियां हैं, और 2011 में SC आबादी 16.6% और ST आबादी 8.6% थी। इसके अलावा कभी बाकी जातियों की जनगणना की ही नहीं गई। लेकिन इसी के आधार पर क्या जातिगत जनगणना और आरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं? क्योंकि शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए की गई थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा, उसे आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1959 में संविधान में 8वां संशोधन कर आरक्षण को 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। 1969 में 23वां संशोधन कर आरक्षण 10 साल और आगे बढ़ाया गया। तब से हर 10 साल में संविधान संशोधन होता है, आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने कहा था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कानूनी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे में अगर आप देश भर में देखेंगे SC/ST, OBC जिनको आरक्षण मिलता है वो 50% के अंदर है। तो जरा इसको भी एक बार खंगाल लेते हैं। 1931 से 2011 तक जनगणना और जातीय आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस पर भी एक बार गौर फरमाते हैं। देखिए जरा, ये बेहद इंटरेस्टिंग है और इसको आपको समझना इसलिए चाहिए क्योंकि आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक हिंदुस्तान कैसे पहले वर्ण व्यवस्था में था, वर्ण से उसको जाति व्यवस्था में बांटा गया और जातियों के जरिए उसे उपजातियों और अन्य वर्गीकरण में इस तरीके से बांट दिया गया कि हर चौथा पांचवा व्यक्ति एक दूसरे से जाति के आधार पर लड़ सकता है। कैसे, जरा देखिए। साल 1901 में जो भारत में जातियां उस वक्त रिकॉर्ड की गई वो 1646 थी। साल 1931 में 4147। साल 1941 आंकड़े जरूर इकट्ठे किए गए, पब्लिश नहीं किए गए। इसके बाद देखिए सर, साल 1951 सिर्फ SC/ST का आरक्षण किया गया, उसके अलावा नहीं किया गया और उसी की गणना की गई। 1961 में जातियों की जनगणना नहीं हुई SC/ST की, 1971 में नहीं हुई, 1981 में नहीं हुई, 91 में नहीं हुई, 1 में नहीं हुई, 11 में जरूर जातियों की जनगणना हुई लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। कांग्रेस की दौर की सरकार जो आज कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने की लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं किए और अच्छा हुआ नहीं किए। क्यों, इसको भी समझिए। क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से सेंसेक्स हुआ नहीं और अब
2025 या 26 में होगा और इस हिसाब से 10 साल के बाद 35 और 45 में होगा। लेकिन यहां जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि 2011 की रिपोर्ट में अशुद्धियों का हवाला देकर रिपोर्ट को रोक दिया गया। अब एक आंकड़ा जो हम दिखा रहे थे, इसमें इंटरेस्टिंग यह कि भारत में 1931 में जातिगत जनगणना के अंदर कुल जातियों की संख्या 4147 थी। कितनी? 4147। लेकिन 2011 में हुई जाति जनगणना में देश के अंदर कुल जातियों की संख्या 46 लाख से ज्यादा हो गई। आप सोचिए यह कैसे संभव हुआ? 4000 से 46 लाख जातियां। और इसलिए 2011 की इस सेंसेक्स को रोका गया था। एक उदाहरण आपको देते हैं, महाराष्ट्र के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर SC, ST और OBC में जातियों की संख्या 494 थी, सिर्फ 494। लेकिन 2011 की जातिगत जनगणना में जातियों की संख्या 4,28,677 पाई गई। केंद्र सरकार का कहना था कि SC, ST के अलावा OBC की जाति आधारित जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से काफी जटिल काम है और इससे पूरी या सही सूचना हासिल नहीं की जा सकती। बाकायदा 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी डेटा सार्वजनिक किया था। 2021 में केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। बताया था कि 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई उसमें कई कमियां थी। जो आंकड़े एकत्रित किए गए उसमें गलतियां थी। ऐसे में उन पर भरोसा या उसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक और उदाहरण, कर्नाटक का उदाहरण। वहां पर भी जातिगत जनगणना कांग्रेस ने कराई, लेकिन हुआ क्या यह समझने की जरूरत है। कर्नाटक ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना करवाई थी। इसे सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे नाम दिया गया। इस सर्वे पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धरमैया सरकार ने सार्वजनिक ही नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने इसको भी सार्वजनिक नहीं किया, बिल्कुल वैसे जैसे 2011 की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। कमाल की बात यह कि बाद की सरकारों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि जनगणना के आंकड़ों ने सारे गणित को बिगाड़ दिया। सबसे प्रभावशाली वोकालिंगा और लिंगायतों की आबादी 10% से भी कम आई और इसीलिए लिंगायत और वोकालिंगा ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, इस जनगणना में कथित तौर पर यह भी सामने आया कि कुल आबादी में 24% हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जो उन्हें वहां का सबसे बड़ा समूह बनाता है। इससे वो और ज्यादा आरक्षण की मांग कर सकते हैं। अभी SC को 15% आरक्षण मिलता है कर्नाटक में, वो 24% की मांग कर सकते हैं और वोकालिंगा और लिंगायत को आरक्षण कम मिल सकता है। और इसीलिए जातिगत जनगणना जब पूरी होगी तो आप मान लीजिए जो आरक्षण का स्ट्रक्चर है वो बदलेगा, और सिर्फ बदलेगा नहीं बल्कि उस जाति के अंदर उपजातियों को आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है और वहां से बहुत सी जटिलताएं होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए कि भारत के अंदर आरक्षण की व्यवस्था क्या है और कैसे है, जरा देखिए। हम आरक्षण आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो जातिगत जनगणना है उसमें मूल में यह कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो देखिए जातिगत आरक्षण का आंकड़ा SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और EWS को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण की व्यवस्था इस वक्त है। लेकिन जातिगत जनगणना के बाद यह पूरी स्थिति बदल सकती है। क्यों बदल सकती है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि OBC कितने हैं आप इस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइए, कितने हैं? 27%। लेकिन अब जरा देखिए कि OBC देश के अंदर कितने हैं और अलग अलग वक्त में जो उनको लेकर रिपोर्ट्स आई उन रिपोर्ट में वो कितने हैं, जरा एक बार इस पर भी गौर फरमाइए और देखिए जरा। 1955 में 32% सिर्फ OBC बता रहे हैं। 1990 के अंदर 52% देश में, 1999 के अंदर 36%, 2004-05 में 41% और 2021-22 में 46%।
अब इसमें एक एक को समझिए। बाकायदे सर्वे हुए हैं। इनमें जो 1955 32% है वो केलकर आयोग की रिपोर्ट है। जो 1990 की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं मंडल आयोग की रिपोर्ट है। 1999 2004-5 की रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है। और इसके अलावा 21-22 की जो रिपोर्ट है वो पीरियोडिक फोर्स सर्वे की रिपोर्ट है। अब जरा सोचिए कितना फीसदी आरक्षण है वर्तमान में? 27%। लेकिन क्या 1955 से लेकर और अंत तक एक भी जगह 27% ओबीसी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या यह पूरा का पूरा आरक्षण का स्ट्रक्चर जातिगत जनगणना के साथ बदल जाएगा? और क्या उससे जातियों के बीच में एक अलग टकराव नजर आएगा? यह सबको सोचने की जरूरत, लेकिन कुछ इसके सुखद पहलू भी है। जाति जनगणना के बाद फायदे क्या हैं, जरा इसको भी समझिए। जातिगत जनगणना से जो आंकड़े सामने आएंगे उस आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, और जो अभी भी जातिगत जनगणना में आरक्षण के आधार पर फायदा नहीं ले रहे। लेकिन डर और आशंका क्या है? इससे समाज बट जाएगा। डर है कि अगर जनगणना में ओबीसी आबादी ज्यादा निकलते, जो यकीनन होगी, तो ज्यादा आरक्षण की मांग उठेगी। इससे 50% की सीमा टूट सकती है। और यही अब वहां वापस जाइए, कहां पर? जिसका जिक्र हमने किया कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि जातिगत आधार पर जनगणना देश में विभाजनकारी हो सकती है। फिर राहुल गांधी इस मांग को लगातार क्यों कर रहे थे? मोदी सरकार के मकसद अलग हो सकते हैं। वो इसके जरिए देश को सिक्योर करना, आरक्षण को पुनर्गठित करना, पिछले तबके को उठाकर आगे लाना, जिनको आरक्षण मिल चुका है उनको आरक्षण व्यवस्था से बाहर करना, क्रीमी लेयर को आरक्षण के अंदर से अलग करना, और बहुत सी चीजें हो सकती है ताकि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक आरक्षण की व्यवस्था को पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल है। भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी और उसमें 4 वर्ण थे, लेकिन वर्तमान में मोटे तौर पर 4 धर्म है। इन धर्मों को जरा देखिए और इनकी पॉपुलेशन में भागीदारी को देखिए। मोटे तौर पर कहें तो अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वो लगभग 80% के आसपास, मुस्लिम लगभग 14.5% के आसपास, ईसाई 2.2%, सिख 1.72%, उसके बाद बौद्ध और जैन 1% के आसपास भी नहीं। मोटे तौर पर 4 बड़े धर्म जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो क्या वाकई में जो हिंदुस्तान अभी तक, और यह हम आपको 2011 की जनगणना के अंदर के भारतीयों के आंकड़े दिखा रहे हैं, हम धार्मिक आधार पर नहीं, धार्मिक आधार पर जो गिने गए उनके आंकड़े बता रहे हैं। हम तो उन्हें 121 भारतीय कह रहे हैं। वो भारतीय जो पहले वर्ण व्यवस्था में थे, उसके बाद जाति व्यवस्था में फंसे, जाति से उपजाति व्यवस्था में फंसे, 1951 में हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई व्यवस्था में जातिगत जनगणना परिपत्र में फंसे और बढ़ते चले गए। लेकिन जातिगत जनगणना अगर देश की जरूरत है तो यकीनन मोदी है तो यह मुमकिन है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए।